माथुर की बात सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। डॉक्टर माथुर सोनल के पास जाते हैं और कहते हैं, सोनल जी, राघव झूठ नहीं कह रहा था। एक वही है जो आपके बेटे को बचा सकता है। प्लीज उसे वापस बुला लीजिए। सोनल उनकी बात सुनकर सरप्राइज होकर पूछती है, क्या? ये आप क्या कह रहे हैं माथुर साहब? वो मेरे बेटे को कैसे बचा सकता है? वो तो एक मामूली सा गार्ड है, कोई डॉक्टर नहीं। सोनल की बात सुनकर डॉक्टर माथुर अभी आगे कुछ कहते कि तभी पीछे से किसी की आवाज वहां गूंज उठती है। सही कहा, वो कोई डॉक्टर नहीं, उससे कहीं बढ़कर है, क्योंकि वो अब कोई साधारण इंसान नहीं रहा। घबराहट के माहौल में कानों को चीरती वो आवाज सबको चौंका देती है। आखिर ये कौन है जो राघव का राज जानता है? जैसे ही सोनल समेत सारे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वहां कोई नहीं होता। बस इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर किसी की परछाई बाहर जाती हुई दिखाई पड़ती है। सोनल पूछती है, कौन? कौन है वहां? किसकी आवाज थी वो? सामने आओ। गार्ड्स, बाहर जाकर देखो कौन है। सोनल के गार्ड्स जब उस आदमी के पीछे बाहर गए, तो उन्होंने देखा कि साधु जैसे भेष में एक आदमी जल्दी जल्दी आगे की तरफ जा रहा था। वो उस आदमी तक पहुंचते, तब तक वो आदमी भीड़ में कहीं खो गया था। वहीं हड़बड़ी में राघव अपने पिता के साथ अस्पताल से बाहर जाता हुआ उसी आदमी से टकरा जाता है, जिसकी परछाई इमरजेंसी रूम के बाहर दिखी थी। इसलिए राघव कहता है, आई एम सॉरी, माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में था, देखा नहीं। राघव उसका चेहरा देख नहीं पाता। उस आदमी ने एक काला चोला पहना हुआ था, जिससे उसका चेहरा सही से दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस पर ध्यान ना देते हुए राघव एक टैक्सी को रोकता है और अपने पिता के साथ वहां से चला जाता है। इधर अस्पताल में इमरजेंसी रूम का माहौल अब भी गरमाया हुआ है, क्योंकि सोनल के बेटे की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। ये देख डॉक्टर माथुर एक आखिरी कोशिश करते हैं सोनल को मनाने की और बोलते हैं, देखिए मैडम, मेरी बात मान लीजिए और उस लड़के राघव की मदद ले लीजिए, क्योंकि मेडिकल साइंस से हम लोग इसे ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन इस बच्चे के बचने की कोई गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन राघव के पास जो विद्या है, उसकी मदद से ना सिर्फ वो इसे बचा सकता है, बल्कि पूरी तरह ठीक करने की गारंटी भी दे सकता है। राघव के पास सुनहरी सुई की विद्या है। इस समय वही है जो आपके बेटे को बचा सकता है। लेकिन अब वो क्यों आएगा मेरी हेल्प करने? अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे गार्ड्स ने उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की थी। सोनल ने कुछ सोचते हुए कहा, जिस पर डॉक्टर माथुर बोले, राघव ऐसा नहीं है। जितना मैंने समझा है, वो आपकी मदद जरूर करेगा। थोड़ा सोचने के बाद अनचाहे मन से सोनल अपने गार्ड्स को भेजती है राघव को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर पहले राघव ने अपने पिता का इलाज करके अस्पताल में सबको चौंका दिया था। सुनहरी विद्या एक मामूली से गार्ड के पास कैसे आई, किसी को नहीं पता था। राघव अपने पिता के साथ टैक्सी में घर की तरफ निकल जाता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि राघव को सोचने का समय तक नहीं मिला कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। कल तक वो एक मामूली से गार्ड था, और आज शहर के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स उसके आगे नौसिखिए मालूम पड़ रहे थे। और वो सुनहरी विद्या, वो ना जाने उसके पास कहां से आई। डॉक्टर माथुर जैसे माने हुए डॉक्टर भी राघव के ज्ञान को नकार नहीं सके। तभी राघव को ध्यान में आया कि ये सब उसके एक्सीडेंट के बाद हुआ था, जब वो अपनी सास गीता देवी के तानों की वजह से अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए अस्पताल से निकला था, और कोर्ट में अपनी पत्नी स्नेहा को बचाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सब उस एक्सीडेंट के बाद हुआ है। राघव ने अपने मन में सोचा, ये सब क्या था वो समझ नहीं पा रहा था कि तभी राघव का ध्यान टैक्सी के हॉर्न से टूटता है और वो अपने पिता से पूछता है, पापा, आज जो कुछ हॉस्पिटल में हुआ वो देखा आपने? वो सब क्या था? राघव के पिता को कुछ समझ नहीं आता। वो चिंता और घबराहट में कुछ बोल नहीं पाते, बस फटी आंखों से राघव को देखते रह जाते हैं। राघव उनसे पूछता है, क्या आज से पहले भी आपने ऐसा कुछ देखा है पापा? कुछ ऐसा है जो आप बता नहीं रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा जो मुझसे छुपा रहे हैं? बोलिए ना। ये सब सुनहरी विद्या और वो चोट। राघव के पिता चुप रहते हैं और मुंह लटका लेते हैं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें परेशान देखकर राघव उनसे कहता है, मैं भी कितना मतलबी हूँ। मैं तो भूल ही गया था कि आप इतनी लंबी बीमारी से उठे हैं। सॉरी, आप ज्यादा मत सोचिए, छोड़िए ये सब। आपको भूख लगी होगी ना? चलिए घर जाने से पहले हम कुछ खा लेते हैं। फिर ड्राइवर को उसने बोला, भैया सुनो, दिल्ली हाईवे के पास वाले रेस्टोरेंट पर रुकना जरा। राघव घर जाने से पहले टैक्सी को एक रेस्टोरेंट पर रुकवाता है और अपने पिता के साथ रेस्टोरेंट में अंदर जाता है।
वहीं दूसरी ओर राघव की सास गीता उसकी पत्नी स्नेहा को एक लड़के से मिलाने होटल ताज ले जा रही है। आज ये किस्सा खत्म करके रहूंगी। मैं इस गार्ड से तेरा पीछा छुड़ा कर ही मानूंगी। जा, सुंदर सा सूट पहनकर तैयार हो जा। एनआरआई लड़का है, इंडियन कपड़ों से जल्दी इंप्रेस होगा। गीता देवी ने अपनी बेटी स्नेहा की तरफ देखते हुए कहा कि तभी गीता के फोन पर स्नेहा के पिता अतुल अग्रवाल का फोन आता है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ गीता? एडवोकेट साहब ने बताया तुम स्नेहा और राघव का तलाक करवा रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम जानती हो अगर 1 साल से पहले इनका तलाक हुआ तो स्नेहा की जिंदगी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। इस पर गीता उन्हें कहती है, जानती हूँ, लेकिन क्या तुम नहीं जानते थे कि ये गार्ड इस घर का दामाद बन सकता है, लेकिन हमारी स्नेहा का पति कभी नहीं बन सकता। देखो ये तलाक आज नहीं तो कल होना ही है। मैं एक गार्ड को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हमारी स्नेहा को रिश्तों की क्या कमी? ये छूटेगा तो दूसरा आएगा। और वैसे भी इतना शोर मत मचाओ तुम। तलाक हुआ नहीं, हो जाता अगर कोर्ट के बाहर वो बस ना आती और स्नेहा का एक्सीडेंट ना होता। उसकी बात सुनकर अतुल अग्रवाल चिंता जताते हुए पूछते हैं, एक्सीडेंट? स्नेहा ठीक तो है ना? गीता ने उन्हें जवाब दिया, स्नेहा बिल्कुल ठीक है। जिस काम के लिए आपने इस गार्ड को रखा था वो बस वही तो पूरा कर रहा था। स्नेहा के रास्ते आने वाली मुसीबत को अपने से ले लिया उसने। और ठीक भी है, उसे इस काम की एक मोटी रकम जो मिल रही है। मेरा बस चले तो उसको एक फूटी कौड़ी तक ना दूं। वो खुशकिस्मत है कि उसे इस घर में अंदर आने को मिलता है। हमारे खानदान से नाम जोड़ने को मिला। इस पर अतुल ने चिंता जताते हुए पूछा, ओह माय गॉड, राघव ठीक तो है? उसे चोट तो नहीं आई? गीता ने चिढ़कर उनको जवाब दिया, हाँ हाँ बिल्कुल हट्टा कट्टा है वो। कहीं चोट नहीं आई उसे। उसे तो बस बहाना चाहिए हमसे पैसे निकालने का। अब अतुल अग्रवाल ने सख्ती से गीता को कहा, देख लिया गीता, तलाक नहीं हुआ तो ये हालत है। एक बड़ी मुसीबत स्नेहा के सर से टल गई। और अगर तलाक हो जाता तो भगवान ही जानता है आगे क्या होता। और आज स्नेहा राघव की बदौलत ही सही सलामत है, वरना। गीता ने गुस्से में पूछा, वरना क्या? कुछ नहीं होता स्नेहा को। वो गार्ड हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। वो बस अपना काम कर रहा है। आप भी ना खामखा देर करवा दी मुझे। मैं स्नेहा को लेकर होटल ताज जा रही हूँ, किसी से मिलने। घर आइए, शाम को बताती हूँ। एक गुड न्यूज है, अतुल अग्रवाल ने चौंकते हुए कहा। गुड न्यूज? और गीता फोन रख चुकी थी। दूसरी ओर राघव अपने पिता के साथ रेस्टोरेंट में आके बैठ जाता है। वो अपने बैग से एक धुली हुई साफ सुथरी टी शर्ट निकालता है और उनसे कहता है, पापा आप कुछ खाना ऑर्डर कीजिए, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूँ। इतना कहकर राघव बाथरूम की ओर जाता है और खून में सने अपने कपड़े बदल कर हाथ धोने लगता है। सोच में डूबा राघव अपने हाथ और मुंह धो ही रहा होता है कि वॉश बेसिन पर लगे शीशे में उसे अपने पीछे काली परछाई सी दिखाई पड़ती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। उसे लगता है कि आज की थकान की वजह से उसे कोई भ्रम हुआ होगा। राघव अपने पिता के पास वापस आता है। दोनों नाश्ता करके अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। सोनल के गार्ड्स राघव को पूरे शहर में ढूंढते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता कि तभी एक बड़े से बंगले से बाहर निकलते गार्ड्स को गीता और स्नेहा दिखाई देती है। तभी उनमें से एक गार्ड स्नेहा की ओर इशारा करके कहता है, भाई सुनो, ये वही लड़की है ना जो आज सुबह उस राघव के साथ हॉस्पिटल में खड़ी थी? इतना बोल वो गार्ड्स स्नेहा से पूछते हैं, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप बता सकती हैं राघव सर कहाँ मिलेंगे जिनके साथ आप आज हॉस्पिटल में आई थी? गीता ये सुनकर गुस्से में बोलती है, सर टीचर है वो, यहाँ कोई राघव नहीं है। उसे ढूंढना है तो कचरे के ढेर में जाओ, वहीं रहने की औकात है उसकी। हमें देर हो रही है, चलो स्नेहा। बॉडीगार्ड गीता से दोबारा पूछता है, लेकिन मैडम सुनिए तो, वो हमारी मैडम सोनल जी के बेटे। गीता बिना कुछ सुने स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाती है और वहां से चली जाती है। और वहां राघव अपने पिता के साथ टैक्सी से उतरकर घर की ओर बढ़ता है, जो कि मुख्य सड़क से 2 मिनट की दूरी पर गलियों के अंदर है। राघव अपने पापा से बोल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ पापा कि आप ठीक हो गए। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना अकेला पड़ गया था। राघव चाहकर भी अपने पिता को स्नेहा से हुई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और पिछले 6 महीनों से चल रही गार्ड की नौकरी के बारे में नहीं बता सकता। वो जानता था कि ये सब जानने के बाद उसके पिता को ठेस पहुंचेगी और उन्हें लगेगा कि उनकी हालत की वजह से राघव ने ये सब कुछ झेला।
राघव कुछ और बोल पाता कि इतने में उसकी नजर अपने घर के दरवाजे पर पड़ती है, जहां से बहुत शोर आ रहा है और आसपास वाले भीड़ लगा के खड़े। राघव चौंकते हुए शोर की तरफ देखते हुए पूछता है, अरे ये शोर कैसा है और इतनी भीड़ क्यों लगी है घर के बाहर? पापा, आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। राघव अपने पिता को वहीं रोक दौड़ता हुआ घर की ओर बढ़ता है और वहां का नजारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सोनल के दोनों बॉडीगार्ड घर के बाहर खड़े थे और घर का सारा सामान बाहर सड़क पर फेंका हुआ था। ये देख राघव आंख बबूला हो गया, खुद पर संयम खो बैठा और सीधा जाकर बॉडीगार्ड पर हाथ छोड़ दिया। राघव गुस्से में उनसे कहता है, तुम बिगड़े अमीर लोग, तुम क्या सोचते हो? तुम अमीर हो तो कुछ भी करोगे, किसी के भी घर में घुस जाओगे। वहां अस्पताल में मुझे मारकर शांति नहीं मिली कि तुम मेरे घर तक आ पहुंचे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर हमारा सामान बाहर फेंकने की? तुम लोगों को तो मैं बताता हूँ अब। राघव ने गुस्से में चिल्लाते हुए बॉडीगार्ड पर हाथ उठा दिया कि तभी उस बॉडीगार्ड ने राघव का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये हमने नहीं, उस औरत ने किया है। राघव की नजर जैसे ही घर के अंदर उस औरत पर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर कौन थी वो औरत और क्यों वो राघव के घर इस तरह घुसकर सामान बाहर फेंक रही थी? और वो काला साया, वो किसका था जो राघव का पीछा कर रहा था? वो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।